हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्व राघव, नीट AIR 26, एम्स AIR 76 और जिपमर AIR 9। मेरे नीट में 690 मार्क्स बने थे और जिसमें से केमिस्ट्री में 180/180 थे। तो आज डेली नॉलेज ट्रैक में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे कि आप भी केमिस्ट्री में 100% यानी कि 180/180 स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो जहाँ तक फिज़िकल केमिस्ट्री की बात है, फिज़िकल केमिस्ट्री का आपने अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे होंगे या फिर आप टेस्ट देते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि 45 क्वेश्चंस में से जो 15 क्वेश्चंस फिज़िकल केमिस्ट्री के आते हैं वो प्योरली टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उनमें आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट या फिर बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं होती है। उसमें सिंपली ये टेस्ट होता है कि आपको फार्मूला आता है कि नहीं आता, और दूसरी बात कि आपको फार्मूला अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आता है कि नहीं आता। तो सिंपली अगर हम फिज़िकल केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी की बात करें ताकि आप 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर दें, तो पहले उन 12 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो टू द पॉइंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। जो फॉर्मूले आएंगे वो आपने पहले ज़रूर पढ़ रखे होंगे, बस ये इंश्योर करना है कि आपको सारे फॉर्मूले एग्ज़ाम के समय याद रहें और उनको आप सही से अप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि जितने भी फॉर्मूले आपने 2 साल में पढ़े हैं वो सारे आपके पास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में 1 या 2 पेजेस में सारे फॉर्मूले कलेक्टेड होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ करेंगे तो उन फॉर्मूले को रिवाइज़ करने से आपके पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री, लगभग पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज़ हो जाएगी। दूसरी बात कि फिज़िकल केमिस्ट्री में कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहाँ पे साइंस की दिक्कत आती है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कोई टर्म इधर रहेगा, कौन टर्म ऊपर कौन टर्म नीचे। इससे भी आपको कोप अप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे हों एक दिन पहले एग्ज़ाम के। तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में फॉर्मूले तो सारे रहने ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आप फॉर्मूले को सिर्फ याद करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फॉर्मूले को कभी ना कभी एग्ज़ाम में भूल जाएँ। तो एक और चीज़ नेसेसरी है कि आप जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकें उतनी अच्छा, क्योंकि जितने आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं तो आप फॉर्मूले को सचमुच में अप्लाई करना सीखते हैं, उसे लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ डालते हैं, तो वो दिमाग में बहुत अच्छे से इम्प्रिंट हो जाता है। तो मैंने यही किया था कि सबसे पहले तो जो भी चैप्टर मैं पढ़ता था उसके फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करके रख लेता था। फिर उन फॉर्मूले पे जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे या फिर जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें मैं सॉल्व करता था, और उससे क्या होता था कि फॉर्मूला परमानेंटली दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता था। तो इससे बहुत सिंपली 12 में से 12 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। अब बात रही जो 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट से, तो उनको कवर करने के लिए भी एक ही बुक नेसेसरी है जो कि आपकी NCERT है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो जो 2 या 3 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वो सारे चैप्टर्स से नहीं आते हैं। कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आते हैं और लगभग सेम टाइप के आते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप 11th की केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स की तो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं ये बोलूँगा कि जब आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स करें तो NCERT को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लें और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन का भी एक शॉर्ट नोट बना लें, क्योंकि अगर 11th की फिज़िकल केमिस्ट्री में कहीं से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो वो या तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे, नहीं तो वो आपके रेडॉक्स रिएक्शन से भी आ सकते हैं। तो 11th की केमिस्ट्री में आप थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स रिएक्शंस को अच्छे से NCERT से ज़रूर पढ़ लें। उसमें से कई बार स्ट्रेट उठा कर भी कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ थ्योरेटिकल लाइन्स आपको उठा करके ऑप्शंस में डाल देते हैं। उसके बाद आप जब 12th में आते हैं तो 12th के लगभग सारे ही चैप्टर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उनको आप NCERT बोर्ड्स के लिए भी ज़रूर पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको आप ऐसे भी ध्यान रखें कि अगर उस पर MCQs बने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स हो गए, तो सॉलिड्स में कई टाइप के, जैसे लास्ट में NCERT में एग्जांपल्स दिए हुए हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, तो इन सब पे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं JEE में और नीट में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि 12th के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आप NCERT से ज़रूर पढ़ लें, चाहे वो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के समय पढ़ें या फिर साथ साथ पढ़ते रहें, लास्ट में बेनिफिट होगा। मतलब 11th में 2 चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स, और 12th के सारे ही फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको थ्योरेटिकली भी आने चाहिए। बाकी ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो मैंने किसी स्पेसिफिक बुक को रेफ़र नहीं किया था। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए अक्सर क्लास नोट्स और स्कूल नोट्स जो आप कोचिंग में बनाते हैं वो नोट्स वो काफ़ी होते हैं, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स बनाते जाते हैं खुद ही खुद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करें तो बहुत सारी बुक्स हैं न्यूमेरिकल्स की, मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं। तो मैंने जो फॉलो किया था, मैंने एक तो एलन के टेस्ट पेपर्स और एलन के जो कोचिंग मटेरियल थे उनसे प्रैक्टिस किया था,
और एक बालाजी पब्लिकेशन की जो नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, मैंने उससे प्रैक्टिस किया था। उसमें क्या है कि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरली स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में 11th में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम 12th तक भी परसिस्ट करती है कि एक्सेप्शंस बहुत हैं। इतने एक्सेप्शंस आते हैं कि लगता है कि रूल्स से ज़्यादा तो एक्सेप्शंस हैं, तो फिर रूल किस बात का। इसको डील करने का एक तरीका है कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर सही बात है, आपके पास लाखों एक्सेप्शंस होंगे, लाखों रूल्स होंगे और उन सबको याद रखना एंड मोर ओवर उनको अप्लाई करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट पढ़ रहे हैं, और जब आप ये ध्यान रखते हैं तो आप एनालाइज करते हैं पेपर्स कि किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको उन लाखों एक्सेप्शंस और लाखों रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है। किसी रूल का अगर कोई एक्सेप्शन है तो लाखों कंपाउंड्स उनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको वो 2-3 कंपाउंड्स ध्यान रखने हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और वही एग्जाम में आएंगे। तो उनको ध्यान रखने का तरीका क्या है कि इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल आता है कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट और आयनिक है, तो आप जैसे जैसे 2 साल क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे आपको दिखेगा कि यही 10-20 कंपाउंड्स में घुमाया जाता है, इनके अलावा कभी भी कोई और कंपाउंड नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आपको उतना एक्सपोजर मिलेगा और फिर एग्जाम में आपकी रिफ्लेक्स बन जाएगी। आपको देख के अजीब नहीं लगेगा कि ये कौन सा कंपाउंड आ गया। सारे कंपाउंड्स देखे हुए होंगे, सारे कंपाउंड्स को आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में सॉल्व किया होगा। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले आप जब 11th में आएंगे तो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये पूरी ही इनऑर्गेनिक का बेस बना देते हैं। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको इतने एक्सेप्शंस मिलेंगे, आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, पीरियोडिक टेबल हो। तो आपको उसके हारना नहीं है, उसको कंटिन्यूसली कवर करते रहना है, कंटिन्यूसली करते रहना है। आफ्टर अ टाइम क्या होगा कि वो चीज़ें दिमाग में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगी कि आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ही रिफ्लेक्स में बना डालेंगे कि हाँ ये तो एनसीईआरटी में था, ये ऐसा है। तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ लें और उनके जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो आपके एलन के या किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल के हों या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हों, कुछ भी जितने भी आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर लें। उससे क्या होगा कि दिमाग में बिल्कुल ही चीज़ें इम्प्रिंट हो जाएंगी। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अगर आपका अच्छे से कवर हो गया तो आप ये मान सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 50% पार्ट है वो आपका क्लियर हो चुका है, 50% पार्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जब आप उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स के चैप्टर्स करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, तो बहुत ही कन्वीनियंट होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जो जनरल ट्रेंड्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं, वो बार बार अलग अलग ब्लॉक में याद नहीं करने पड़ेंगे। आप बस याद करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल में हमने ऐसा पढ़ा था, उसका जस्ट एप्लीकेशन है आगे के चैप्टर्स में। तो जैसे 11th में आपका जब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर देंगे, फिर आपका आएगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स आएंगे आपके, और हाइड्रोजन चैप्टर आता है। तो मेरा यही मानना है कि जैसे हाइड्रोजन चैप्टर है, तो हाइड्रोजन चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़, एक बार रीडिंग ज़रूर मारनी है, लेकिन एनसीईआरटी में हाइड्रोजन से शायद ही कोई क्वेश्चन आता है नीट में, और आता भी है तो बहुत ही सिंपल और फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना सही है। एग्जाम के पहले आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एस और पी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक मेनली आपका 12th में ज़्यादा बड़े तरह से आता है, तो 12th में उसको अच्छे से कवर कर ही लिया जाएगा। 12th में आएंगे आप पी ब्लॉक करेंगे, बाकी सारे ग्रुप्स करेंगे, बहुत अच्छे से कर लें उसको, बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। एनसीईआरटी के जो डिब्बे दिए रहते हैं, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में हो, कई बार होता क्या है कि क्योंकि नीट जो है एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, तो उन्हें लगता है कि हम कहीं और से कोई कंपाउंड उठा के किसी और बुक से कोई क्वेश्चन लाएं, उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन या मेन लाइन चीज़ है कि आप एनसीईआरटी के जो डब्बे हैं उनसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, उनको डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन बना दें। तो डायरेक्टली उठा के जब क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आंसर आएगा। जैसे मेरे टाइम पे भी 1 या 2 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के डिब्बे से थे, जो मेन टेक्स्ट में नहीं थे लेकिन डिब्बे से थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पी ब्लॉक कवर कर लेंगे आप। पी ब्लॉक के बाद फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक आएगा। तो इस बार तो नीट का एग्जाम है, बस एम्स का है नहीं। जब एम्स का एग्जाम हुआ करता था तो डी एंड एफ ब्लॉक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट मानी जाती थी एनसीईआरटी की,
लेकिन आप जैसे नीट का पेपर एनालाइज करेंगे तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी हाइड्रोजन की तरह बहुत ज़्यादा डेप्थ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उनमें आप मेजरली वो टॉपिक्स कवर करें जो क्लास में टीचर ने डिस्कस किए हैं, चाहे वो कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, उन टॉपिक्स पे आप ध्यान दें, क्योंकि वही जो मेन टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक बार आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो गई तो फिर आपको बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, और सेम टाइप के क्वेश्चन लगभग, थोड़ा कंपाउंड चेंज कर देंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट में कुछ यूजेस दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल यूजेस जनरली आते नहीं हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, आ सकते हैं वो, तो उनको भी अच्छे से कर लें। मतलब इनऑर्गेनिक के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो बेसिकली एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है और अच्छे से फॉलो करनी है। फिजिकल और इसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ना भी पढ़ी जाए तो कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। इनऑर्गेनिक में मेजर क्वेश्चन जो आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स जो टेस्ट होंगे वो आपके एनसीईआरटी के बाहर नहीं होंगे, और एनसीईआरटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी जितने अच्छे से पढ़ सके उतने अच्छे से पढ़ लें, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जितना कर सकें उतने कर लें। रिगार्डिंग क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो जितने आप टेस्ट पेपर्स बनाते हैं या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, और वीके जायसवाल की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट, उसको प्रैक्टिस कर लें तो आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पूरी कवर हो जाएगी। अब हम लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। 11th में आप आएंगे तो आपको IUPAC के इतने रूल्स हो जाएंगे, आइसोमेरिज्म भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस समय बहुत कुछ मडल अप लगेगा। और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, फिर GOC 1 स्टार्ट हो जाता है तो फिर बिल्कुल ही डिसओरिएंटेड सा लगता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, हर बच्चे के साथ होता है। इससे डील करने का एक ही तरीका है, पेशेंस। क्योंकि जब आप IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC 1 पहली बार पढ़ते हैं तो दिमाग में सेट होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर 12th में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते, टेस्ट देते देते वो चीज़ें भी दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC 1 इन तीनों चीज़ों को आप जो है बिल्कुल ही पेशेंस के साथ करें, और जितना टाइम दें उतना अच्छा है। आप 11th और 12th के बीच में जो गैप होता है उसमें जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा, ताकि 12th में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इन 3 चैप्टर्स को करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 चैप्टर्स के ऊपर ही आपकी 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेस्ट करती है। जो भी GOC 2 आप 12th में पढ़ेंगे वो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे अगर 11th का पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 11th में बहुत अच्छे से और बिल्कुल पेशेंस के साथ कर लें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप MS चौहान से कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सारे हर वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, और आप उसको जैसे अगर सीक्वेंशियली फॉलो कर सकते हैं NCERT के अकॉर्डिंग। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो जो आपको क्लास नोट्स मिले हैं उन्हीं को रेफ़र करें। NCERT अगर आप ना भी पढ़ें टाइम कंस्ट्रेंट के कारण तो भी चलेगा, IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC 1 में। लेकिन जब हम 12th में आते हैं तो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें। जो NCERT की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT की थ्योरी डायरेक्टली, NCERT के रिएक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने सिर्फ NCERT भी पढ़ी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है सारे क्वेश्चन ही बिल्कुल ही NCERT के आ जाएँ। जो सीक्वेंस क्वेश्चन होते हैं कि ये कंपाउंड था, इसको इससे रिएक्ट कराया तो A मिला, इसको इससे रिएक्ट कराया तो B मिला, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये कहीं से रैंडम उठा के नहीं आते हैं। ये या तो NCERT के डायरेक्ट सीक्वेंस रिएक्शंस को डाल दिया जाता है, या फिर कोई 2 या 3 रिएक्शंस को मिला के एक थोड़ा सा लंबा सीरीज़ बना दिया जाता है। तो बेसिकली 12th में जो भी क्वेश्चन, जो भी रिएक्शंस आएंगे आपके 99% चांस है कि वो NCERT के आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि NCERT के जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपको बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 12th के स्टार्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम होंगे, इतने सारे रिएक्शंस आ जाएंगे, लेकिन विथ टाइम वो जैसे जैसे आप MS चौहान या किसी और बुक से भी प्रैक्टिस करते जाएंगे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्स में आ जाते हैं कि अच्छा ये रिएजेंट है तो ये प्रोडक्ट बनता है, इससे ये प्रोडक्ट बनता है। बहुत ही स्टीरियोटाइप पेपर आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप के रिएक्शन दे दिए जाएंगे, या फिर कभी कभी तो सिंगल रिएक्शन ही दे दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो मेन बात यह है कि आपको NCERT अच्छे से कवर करनी है। जो एंड के चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इनसे भी आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्वेश्चंस। तो आप एक बार रीडिंग ज़रूर मार लें, और फिर आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो कर लें, और कुछ टेस्ट पेपर्स कर लें, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड। तो ये थी एक बेसिक ओवरव्यू केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी।
इससे आप अगर इसको आप डेफिनेटली 2 साल फॉलो करते हैं तो आप 180/180 ला सकते हैं। लास्ट के कुछ मंथ्स में मैं यही कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो एक चार्ट्स प्रिपेयर कर लें सारे रिएक्शंस के, और उन चार्ट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करते रहें। और फ्रीक्वेंटली जब आप रिवाइज़ करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसा रिएक्शन होगा, क्या होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सारे एक्सेप्शंस को, ट्रेंड्स को, उन सबको आप नोट करके रखें अलग से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। और एनसीईआरटी के जितने भी डिब्बे हैं उसे बार बार पढ़ते रहें। जो भी एनसीईआरटी के डिब्बों में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जितना कुछ भी दिया हुआ है, सबको अच्छे से कवर करें। फिज़िकल में वही बात है, आपको फॉर्मूले बार बार करने हैं और बार बार आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे सॉल्व करने में और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाए। और साइन कन्वेंशन का खासकर ध्यान रखें। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी जिससे कि आप केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हैं नीट पेपर में। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक डीकेटी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।